नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह गुजरात के सोमनाथ में विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। राष्ट्रपति ने सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने के लिए राज्यों की शक्ति बहाल करने वाले संविधान के 105वें संशोधन अधिनियम को मंजूरी दी। सामान्य बीमा व्यवसाय राष्ट्रीयकरण संशोधन अधिनियम 2021 को भी स्वीकृति मिली। सीबीआई ने पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हिंसा के दौरान दुष्कर्म, हत्या और महिलाओं के खिलाफ अन्य अपराध के मामलों की जांच के लिए 4 टीमों का गठन किया। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने रडार खतरों से भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों की सुरक्षा के लिए उन्नत चेफ तकनीक विकसित की। भारत ने कहा, आतंकवाद के किसी भी कृत्य को सही नहीं ठहराया जा सकता। विदेश मंत्रालय ने अफगानिस्तान में सहायता के इच्छुक भारतीय नागरिकों से विशेष प्रकोष्ठ से संपर्क करने का आग्रह किया। G7 देशों ने तालिबान से नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपनी प्रतिबद्धता पर कायम रहने को कहा। देश में अब तक 57 करोड़ 16 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए और मुहर्रम आज देश के विभिन्न हिस्सों में शांति और सद्भाव के साथ मनाया जा रहा है। समाचार प्रभात में प्रियंका अरोड़ा के साथ मैं लवली निगम। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-23978-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गुजरात के सोमनाथ में विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और आधारशिला रखेंगे। जिन परियोजनाओं का उद्घाटन किया जाना है उनमें सोमनाथ मार्ग, सोमनाथ प्रदर्शनी केंद्र और प्राचीन सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्मित परिसर शामिल है। हमारे संवाददाता ने बताया कि प्रधानमंत्री श्री पार्वती मंदिर की आधारशिला भी रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर परिसर में जिन 3 परियोजनाओं का उद्घाटन करने वाले हैं, इसमें करीब 1 किलोमीटर लंबा समुद्र दर्शन मार्ग शामिल है। मंदिर के पीछे 49 करोड़ रुपए के खर्च से बने इस मार्ग पर सुंदर रोशनी, आध्यात्मिक चित्रकला, बैठने के लिए बेंचेस, रंगीन चारपाइयां आदि की सुविधा दी गई है, जहां से पर्यटक अरब सागर के सौंदर्य का अनुभव कर सकते हैं। प्रधानमंत्री 75 लाख रुपए के खर्च से बनी सोमनाथ प्रदर्शन गैलरी म्यूजियम का भी शुभारंभ करेंगे। इस संग्रहालय में प्राचीन कलाकृति और दस्तावेजों के साथ सोमनाथ मंदिर का भव्य इतिहास प्रदर्शित किया गया है। वे पुराने सोमनाथ मंदिर का नवीनीकरण करके बनाए गए अहल्याबाई होलकर मंदिर का भी उद्घाटन करेंगे। इनके अलावा प्रधानमंत्री सोमनाथ मंदिर के पास नए बनने वाले पार्वती मंदिर का भूमि पूजन भी करेंगे। करीब 30 करोड़ रुपए के खर्च से बनने वाले इस पार्वती मंदिर का निर्माण निजी दाताओं के सहयोग से किया जाएगा। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी, गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 105वें संविधान संशोधन अधिनियम 2021 को स्वीकृति दे दी है। ये अधिनियम सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान उल्लिखित करने के लिए राज्य सरकारों की शक्ति को बहाल करता है। कानून और न्याय मंत्रालय ने इस आशय की अधिसूचना जारी की थी। राष्ट्रपति ने सामान्य बीमा व्यवसाय राष्ट्रीयकरण संशोधन अधिनियम 2021 को भी स्वीकृति दे दी है। इस विधेयक को लोकसभा ने 3 अगस्त को और राज्यसभा ने 11 अगस्त को पारित किया था। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद की हिंसा में दुष्कर्म, हत्या और महिलाओं के खिलाफ अपराधों की जांच के लिए 4 टीमें गठित की हैं। संयुक्त निदेशक स्तर के अधिकारी प्रत्येक टीम के अध्यक्ष बनाए गए हैं। अपर निदेशक स्तर के अधिकारी पूरी छानबीन पर निगरानी रखेंगे।
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा परिणाम घोषित होने के बाद महिलाओं के खिलाफ अपराधों की सीबीआई जांच का आदेश दिया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने न्यायालय में फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। निर्णय का स्वागत करते हैं। निश्चित तौर पर लोकतंत्र में हर किसी को अपनी विचारधारा की बात रखने की, अपनी सरकार की नीतियों को, कार्यक्रमों को रखने की आजादी है, लेकिन किसी को मारने, काटने की, झगड़ा करने की और घायल करने की इजाजत नहीं है। हिंसा नहीं होनी चाहिए, हत्याएं नहीं होनी चाहिए। लोकतंत्र में संवाद से और बातचीत के माध्यम से जनता का प्यार और आशीर्वाद लेना चाहिए। उच्च न्यायालय ने कहा कि विशेष जांच दल के कार्यों पर उच्चतम न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश निगरानी रखेंगे। अदालत ने इन दोनों जांच एजेंसियों को 6 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट देने को कहा है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने रडार खतरों से भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों की सुरक्षा के लिए उन्नत चैफ तकनीक विकसित की है। भारतीय वायुसेना की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए उद्योगों को बड़े पैमाने पर विनिर्माण के लिए चैफ प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराई गई है। भारतीय वायुसेना ने सफल प्रायोगिक परीक्षणों के बाद इस प्रौद्योगिकी को शामिल करने की शुरुआत की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस महत्वपूर्ण तकनीक के स्वदेश में विकास के लिए डीआरडीओ, भारतीय वायुसेना और उद्योग जगत की सराहना की है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि दुनिया को आतंकवाद से कभी समझौता नहीं करना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की निंदा की जानी चाहिए और इसका कोई औचित्य नहीं हो सकता, न ही इसे सही ठहराया जा सकता है। डॉ जयशंकर कल रात न्यूयॉर्क में आतंकी गतिविधियों से अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को खतरा विषय पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की उच्च स्तरीय बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आतंकवाद का खतरा किसी धर्म, राष्ट्रीयता, सभ्यता या किसी जातीय समूह से नहीं जुड़ा हो सकता और न ही होना चाहिए। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत के पड़ोस में आईएसआईएल खोरासन अधिक ताकतवर हो गया है और लगातार अपने पैर फैलाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि इसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए। डॉ जयशंकर ने कहा कि अफगानिस्तान में होने वाली घटनाओं ने क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में वैश्विक चिंता को स्वाभाविक रूप से बढ़ा दिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर तथा अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने अफगानिस्तान की स्थिति के बारे में विचार विमर्श किया है। श्री ब्लिंकन ने एक ट्वीट में कहा कि उन्होंने डॉ जयशंकर के साथ अफगानिस्तान के बारे में सार्थक बातचीत की है। दोनों नेता आपसी तालमेल जारी रखने पर सहमत हुए। विदेश मंत्रालय ने अफगानिस्तान में सहायता चाहने वाले सभी भारतीय नागरिकों से अपने विशेष अफगानिस्तान प्रकोष्ठ से तत्काल संपर्क करने का अनुरोध किया है। मंत्रालय ने सप्ताह के 7 दिन 24 घंटे कार्यरत विशेष अफगानिस्तान प्रकोष्ठ के लिए अतिरिक्त नंबर जोड़े हैं। विशेष प्रकोष्ठ के संपर्क नंबर हैं 01149016783, 01149016784 और 49016785। ईमेल है situationroom@mea.gov.in। व्हाट्सएप नंबर है 0801061129 09599321199 और 07442049944। G7 देशों के विदेश मंत्रियों ने अफगानिस्तान में मौजूदा संकट को और बढ़ने से रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से एकजुट होने का आह्वान किया है। ब्रिटेन के विदेश मंत्री डोमिनिक राब ने कल G7 देशों के विदेश मंत्रियों तथा यूरोपीय संघ के उच्च प्रतिनिधियों की बैठक की अध्यक्षता के बाद बताया कि G7 देशों ने तालिबान से अफगानिस्तान छोड़कर जाने वाले विदेशी तथा अफगान नागरिकों को सुरक्षित मार्ग प्रदान करने की गारंटी देने को कहा है। उन्होंने बताया कि काबुल एयरपोर्ट से लोगों को निकालने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। G7 देशों में ब्रिटेन के अलावा अमेरिका, इटली, फ्रांस, जर्मनी, जापान और कनाडा शामिल हैं। भारत में अब तक 57 करोड़ 16 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि अब तक 44 करोड़ 39 लाख से अधिक पहली और 12 करोड़ से अधिक दूसरी डोज दी जा चुकी हैं। कल 48 लाख 84 हजार से अधिक टीके लगाए गए। 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग में 26 लाख 66 हजार से अधिक पहली और 6 लाख से अधिक दूसरी डोज दी गई। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 58 करोड़ 31 लाख से अधिक कोविड टीके उपलब्ध कराए हैं। 81 लाख 10 हजार से अधिक और टीके जल्द ही इन्हें दिए जाएंगे। केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों के पास अब भी 38 लाख से अधिक कोविड टीके शेष हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने दुनिया के अमीर देशों में कोविड का बूस्टर डोज लगाए जाने की जल्दबाजी की आलोचना की है। संगठन ने कहा है कि ऐसे समय में जबकि दुनिया में लाखों लोगों को कोविड के टीके की एक भी डोज नहीं लगी है, बूस्टर डोज लगाने की तैयारी उचित नहीं है। इस बारे में अमेरिका का हवाला देते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि बूस्टर डोज की जरूरत का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। इस महीने के शुरू में ही संगठन ने बूस्टर डोज पर रोक लगाने की मांग की थी ताकि विकसित और विकासशील देशों के बीच टीकों की उपलब्धता को लेकर किसी तरह की असमानता की स्थिति पैदा न हो। कर्नाटक में जन निर्देश विभाग ने 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं 23 अगस्त से फिर शुरू करने के नियम जारी किए हैं। जिन जिलों में संक्रमण की दर 2% से कम है, उन्हीं जिलों के स्कूलों को फिर से खोलने की अनुमति दी जाएगी, लेकिन इस दौरान मानक संचालन प्रक्रिया का पालन करना होगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। 9 से 12 कक्षाओं के विद्यार्थियों को भौतिक रूप से उपस्थित होना अनिवार्य नहीं है। वे अगस्त 23 के बाद भी ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, मगर जो बच्चे आना चाहते हैं उनके लिए आधा दिन क्लासेस चलाया जाएगा। उन बच्चों को अपने माता पिता से सहमति पत्र लाना होगा, जिसमें ये भी लिखित में देना होगा कि बच्चों को कोविड के लक्षण नहीं हैं। स्कूल्स और कॉलेजेस आने वाले विद्यार्थियों को 15 से 20 के समूह में बांटा जाएगा और अलग अलग रूम में बिठाया जाएगा। क्लासेस के साफ सफाई के साथ डिसइंफेक्टेंट से छिड़काव किया जाएगा। मास्क और थर्मल स्क्रीनिंग अनिवार्य होगा। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। कोविड संबंधी राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर उपलब्ध हैं। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह गुजरात के सोमनाथ में विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। राष्ट्रपति ने सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने के लिए राज्यों की शक्ति बहाल करने वाले संविधान के 105वें संशोधन अधिनियम को मंजूरी दी। सामान्य बीमा व्यवसाय राष्ट्रीयकरण संशोधन अधिनियम 2021 को भी स्वीकृति मिली। सीबीआई ने पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हिंसा के दौरान दुष्कर्म, हत्या और महिलाओं के खिलाफ अन्य अपराध के मामलों की जांच के लिए 4 टीमों का गठन किया। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने रडार खतरों से भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों की सुरक्षा के लिए उन्नत जैव तकनीक विकसित की। भारत ने कहा, आतंकवाद के किसी भी कृत्य को सही नहीं ठहराया जा सकता। विदेश मंत्रालय ने अफगानिस्तान में सहायता के इच्छुक भारतीय नागरिकों से विशेष प्रकोष्ठ से संपर्क करने का आग्रह किया। G7 देशों ने तालिबान से नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपनी प्रतिबद्धता पर कायम रहने को कहा। देश में अब तक 57 करोड़ 16 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए और मुहर्रम आज देश के विभिन्न हिस्सों में शांति और सद्भाव के साथ मनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में पुलवामा जिले के पैम्पौर में ख्रियू क्षेत्र में आज सुबह सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक आतंकी मारा गया। पुलिस, सेना और सीआरपीएफ के संयुक्त दल ने आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में खुफिया जानकारी मिलने पर इलाके को घेर लिया और तलाश अभियान शुरू किया। जब सुरक्षा बल संदिग्ध स्थान पर पहुंचे तो छिपे आतंकवादियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। दोनों तरफ से गोलीबारी में एक आतंकी मारा गया। ताजा समाचार मिलने तक संयुक्त अभियान जारी है। गृह कार्य संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने कल जम्मू कश्मीर के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और केंद्र शासित प्रदेश में विकास कार्यों तथा कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की। लोकसभा और राज्यसभा के 28 सांसदों की इस समिति के अध्यक्ष कांग्रेस नेता आनंद शर्मा है। समिति को सड़क संपर्क, जलापूर्ति और जल जीवन मिशन जैसी योजनाओं की स्थिति तथा केंद्र शासित प्रदेश के 18 जिलों में
सभी ग्रामीण स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों में 100% नल से जलापूर्ति की उपलब्धि से भी अवगत कराया गया। देश के विभिन्न हिस्सों में आशुराए मोहर्रम आज शांति और सद्भाव के साथ मनाया जा रहा है। इसी दिन पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके साथी शहीद हुए थे। उन्होंने करबला में सच्चाई, पवित्रता और न्याय के लिए जीवन न्यौछावर कर दिया था। कोविड महामारी को ध्यान में रखते हुए ज्यादातर स्थानों पर पारंपरिक ताजिया जुलूस बड़े पैमाने पर नहीं निकाले जाएंगे, लेकिन करबला के शहीदों के सर्वोच्च बलिदान को याद करते हुए मजलिस या धार्मिक बैठकें सीमित संख्या में लोगों की उपस्थिति के साथ आयोजित की जाएंगी। इस दौरान कोविड मानकों और दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ओडिशा सरकार से राज्य में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना लागू करने का अनुरोध किया है। भुवनेश्वर में संवाददाताओं के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य योजना के लागू होने से राज्य के बाहर काम कर रहे ओडिशा के नागरिकों की स्वास्थ्य चिंताएं दूर होने के अलावा राज्य के गरीबों को भी लाभ होगा। एक रिपोर्ट। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जन आशीर्वाद यात्रा के सिलसिले में राज्य के 4 दिन के दौरे पर हैं। संवाददाताओं से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र ने 15वें वित्त आयोग के तहत ओडिशा को बड़ी धनराशि आवंटित की है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत राज्य में 26 लाख मकानों के निर्माण के लिए पर्याप्त धनराशि दी गई है। गरीब लोगों के लिए 50 लाख नए गैस कनेक्शन भी प्रदान किए जाएंगे। इसके अलावा राज्य के किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत नियमित रूप से सहायता भी उपलब्ध कराई जाएगी। भुवनेश्वर से गिरीश चंद्र दास की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से निखिल कुमार। केंद्रीय बिजली मंत्री आरके सिंह ने कहा है कि केंद्र बिहार में ऊर्जा क्षेत्र के ढांचागत विकास के लिए तैयार है। गया से जन आशीर्वाद यात्रा शुरू करते हुए श्री सिंह ने कहा कि केंद्र ने 22,000 करोड़ रुपए बिहार के लिए स्वीकृत किए हैं। श्री सिंह ने कहा कि बिहार में इस समय शहरी क्षेत्रों में 23 घंटे और ग्रामीण क्षेत्रों में 22 घंटे बिजली की आपूर्ति हो रही है। उन्होंने कहा कि यदि राज्य अनुरोध करता है तो केंद्र किसी भी जिले में विद्युत केंद्र स्थापित करने की तत्काल मंजूरी दे देगा। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग ने आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के अंतर्गत वर्ष भर चलने वाले अमृत महोत्सव क्विज का आयोजन किया है। आकाशवाणी समाचार के साथ अमृत महोत्सव क्विज शीर्षक से ये कार्यक्रम FM गोल्ड चैनल पर सुना जा सकता है। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आकाशवाणी समाचार लेकर आया है अमृत महोत्सव क्विज। आप भी इस क्विज का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे समाचार बुलेटिनों में पूछे गए स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े प्रश्नों का जवाब देकर। आपसे ये सवाल प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को सुबह 8 बजे प्रसारित होने वाले बुलेटिन समाचार प्रभात में पूछे जाएंगे। विजेता का चुनाव ईमेल पर मिले सही जवाबों में से लकी ड्रॉ के माध्यम से होगा और इसकी घोषणा अगले दिन इसी बुलेटिन में की जाएगी। विजेता को प्रमाण पत्र के साथ एक उपहार भी दिया जाएगा। साथ ही विजेता का नाम हमारे ट्विटर हैंडल पर भी फ्लैश होगा। तो आइए मनाएं आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव आकाशवाणी समाचार के साथ। श्रोता ईमेल अमृत महोत्सव quiz@gmail.com पर अपने जवाब भेज सकते हैं। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग एक राष्ट्र का जन्म। स्वाधीनता के लिए भारत का शानदार संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए रोजाना ला रहा है इस शानदार संघर्ष की झलक। आज की कड़ी में हम भारत के स्वाधीनता संघर्ष के नायकों में से एक ओंडी वीरन और अग्रणी सामाजिक सुधार संगठन ब्रह्म समाज की बात करेंगे। स्वाधीनता संघर्ष के दौरान 1771 में आज ही के दिन भारत माता के महान सपूत ओंडी वीरन पगडई शहीद हुए थे। वे तमिलनाडु की 1 मैन आर्मी माने जाते थे। ओंडी वीरन ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध विद्रोह का बिगुल बजाने वाले पहले योद्धाओं में से एक थे। ओंडी वीरन का जन्म तमिलनाडु के तेनकासी जिले के संकरन कोविल में हुआ था।
वे तिरुनेलवेली क्षेत्र में राज कर रहे बुलितीवन की सेना के कमांडर इन चीफ थे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने आरकाट के नवाब से दक्षिणी तमिलनाडु से राजस्व एकत्र करने का अधिकार हासिल कर लिया था। बुलितीवन और उनके लेफ्टिनेंट ओंडीवीरन ने ब्रिटिश आधिपत्य को मानने से इनकार कर दिया। ओंडीवीरन ने सेना का नेतृत्व किया और अंग्रेजों के साथ कई लड़ाइयां लड़ी और सभी जीते। महिमै கொண்ட மண்ணின் மீது எதிரிகளின் கால்கள் மலர் பறிப்பதில்லையடா வீரர்களின் கைகள் வென்று வா வென்று வா வெல்க நாடு வெல்கவே। ऐसे ही एक युद्ध के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी ने बुलितीवन को उनके किले से गिरफ्तार कर लिया और उनका सिर कलम कर दिया। ओंडीवीरन को राजा बनाया गया। उन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई जारी रखी और बुलितीवन के परिवार की जिम्मेदारी भी संभाली। कुल मिलाकर ओंडीवीरन ने ईस्ट इंडिया कंपनी से 11 लड़ाइयां लड़ी। 20 अगस्त 1771 को तिरुनेलवेली जिले के निकट मानूर गांव में घायल होने के बावजूद ओंडीवीरन ने अंग्रेजों को पराजित किया, लेकिन युद्ध के बाद उस निर्भीक योद्धा ने जख्मों के कारण दम तोड़ दिया। आज भी उनकी याद में मानूर में स्मारक मौजूद है, जो आने वाली पीढ़ियों को उस महान योद्धा के साहस और बलिदान की याद दिलाता रहेगा। आज ही के दिन 1828 में राजा राम मोहन राय के ब्रह्म समाज का पहला अधिवेशन कोलकाता में आयोजित किया गया था। राजा राम मोहन राय ने द्वारकानाथ ठाकुर के साथ बंगाल में 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। राजा राम मोहन राय भारत के अग्रणी समाज सुधारक थे। ब्रिटिश शासन के दौरान उन्होंने भारत में प्रगति का मार्ग प्रशस्त किया। बंगाल के पुनर्जागरण आंदोलन में भी उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राजा राम मोहन राय को बंगाल के पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। ब्रह्म समाज को भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण सुधार आंदोलनों में से एक माना जाता है, जिसने आधुनिक भारत की आधारशिला रखी। इस संगठन ने सामाजिक मुक्ति में सक्रिय भूमिका निभाई, जिसमें सती प्रथा, जाति प्रथा, बाल विवाह, दहेज प्रथा का उन्मूलन और समाज में महिलाओं की स्थिति का उत्थान शामिल है। ब्रिटिश सरकार के खिलाफ राजनीतिक आंदोलन की शुरुआत से ही नेता संवैधानिक सुधारों की मांग करने लगे थे। दादा भाई नौरोजी ने 1906 में कलकत्ता में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में स्वराज की मांग रखी थी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भी होम रूल लीग आंदोलन देश भर में तेजी पकड़ रहा था। इस लोकप्रिय मांग को पूरा करने के लिए तत्कालीन भारत सचिव एडविन मॉन्टेग ने आज ही के दिन 1917 में ब्रिटिश संसद में भारत में ब्रिटिश नीतियों के लक्ष्य की घोषणा की। इसे अगस्त घोषणा के नाम से जाना गया। अगस्त घोषणा का उद्देश्य प्रशासन में भारतीयों की हिस्सेदारी बढ़ाना था, ताकि भारत में उत्तरदायी सरकारों की दिशा में प्रगति हो सके। उस घोषणा में दूसरे विश्व युद्ध के उपरांत भारत को डोमिनियन स्टेटस देने का प्रस्ताव रखा गया था। हालांकि भारत के नेताओं ने इन सुधारों की आलोचना की, क्योंकि लोगों की मांग पूर्ण स्वाधीनता थी और वे केवल डोमिनियन स्टेटस से संतुष्ट नहीं थे। दिसंबर 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में इस घोषणा की आलोचना की गई। बाल गंगाधर तिलक ने उन सुधारों को अयोग्य और निराशाजनक, सूर्यहीन सवेरा कहा था, लेकिन वो रिपोर्ट भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी, जो 1947 में भारत की आजादी तक शासन का आधार बना रहा। इसके साथ ही आज की कड़ी संपन्न होती है। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग। कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ। और अब एक नजर आज के मौसम पर। सबसे पहले देश के 4 महानगरों के मौसम का हाल। दिल्ली, मुंबई और कोलकाता में सामान्य वर्षा की संभावना है। चेन्नई में गरज के साथ वर्षा हो सकती है, आंधी भी आ सकती है। उत्तरी भारत में श्रीनगर, जम्मू, लेह, गिलगित और मुजफ्फराबाद में आसमान साफ रहेगा। इन स्थानों में न्यूनतम तापमान लेह में 9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अधिकतम तापमान गिलगित में 38 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र गुवाहाटी, इम्फाल, शिलंग, कोहिमा, आइजोल, ईटानगर, गैंगटॉक और अगरतला में वर्षा का अनुमान है। तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। पोर्ट ब्लेयर में गरज के साथ वर्षा हो सकती है। दीव में तापमान 26 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा।
पंजिम में गरज के साथ वर्षा होने का अनुमान है। भारतीय पैरालंपिक समिति की अध्यक्ष दीपा मलिक और उप प्रमुख डी मिशन अरहान बगाती पैरालंपिक खेलों के शुरू होने से पहले कल टोक्यो पहुंच गए। भारत की तरफ से 54 पैरा एथलीट इन खेलों में हिस्सा लेंगे। पैरालंपिक खेलों का आयोजन 24 अगस्त से 5 सितंबर तक होगा। भारत अपने अभियान की शुरुआत 25 अगस्त को करेगा, जब पैरा टेबल टेनिस प्रतियोगिता में भावना पटेल और सोनल पटेल खेलेंगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। दुनिया रंग बिरंगी, खट्टे मीठे रसीले समाचारों का सतरंगी खजाना आकाशवाणी पर। खबरें होंगी हटकर, जानेंगे कुछ अलग, हंसेंगे खुलकर, करेंगे सजग। सुनना न भूलें सोमवार और मंगलवार आज सवेरे तथा शनिवार और रविवार कार्यक्रम परिक्रमा में। और प्रियंका, आप बताएं आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है? जी लवलीन, अफगानिस्तान के घटनाक्रम को आज भी अखबारों ने प्रमुखता से लिया है। दैनिक भास्कर लिखता है, तालिबानी सत्ता वाले अफगानिस्तान को दुनिया से मिलने वाली आर्थिक मदद रुकने लगी। राजस्थान पत्रिका के अनुसार आजादी के नारों से बौखलाया तालिबान। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, अफगानिस्तान ने याद की स्वतंत्रता तो गणतंत्र गूंजा। हिन्दुस्तान ने विदेश मंत्री एस जयशंकर के सुरक्षा परिषद में कहे गए इस भाषण को प्रमुखता से लिया है कि आतंक से समझौता नहीं कर सकते। हिन्दुस्तान ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के स्वदेशी रक्षा तकनीक के लिए डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज शुरू करने को प्रमुखता से देते हुए उनके इस बयान को लिया है कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता जरूरी। कृषि मंत्री का ये कहना कि केंद्र सरकार के उपायों से छोटे किसानों की ताकत बढ़ेगी, लोक सत्य की खबर है। पत्र ने उनके हवाले से लिखा है कि 2 हेक्टेयर से कम जमीन वाले किसानों के लिए बन रहे हैं कानून। पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हुई हिंसा के मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा जांच सीबीआई को सौंपने को अमर उजाला ने ममता बनर्जी के लिए झटका बताया है। राष्ट्रीय सहारा की पहली खबर है, बंगाल हिंसा की होगी सीबीआई जांच, हिंसा के शिकार हुए लोगों की शिकायत दर्ज न होने के आरोप हुए सिद्ध। इधर गृह मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बस खरीद के मामले की सीबीआई से जांच कराने को दैनिक जागरण ने पहली खबर बनाया है। पत्र लिखता है कि उपराज्यपाल की ओर से गठित समिति की रिपोर्ट के आधार पर यह फैसला लिया गया। हिन्दुस्तान की खबर है, दिल्ली चंडीगढ़ देश का पहला इलेक्ट्रॉनिक वाहन हाईवे बना। पत्र ने इसे इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए खुशखबरी बताते हुए लिखा है कि हर 25 से 30 किलोमीटर पर बनाए गए चार्जिंग स्टेशन। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह गुजरात के सोमनाथ में विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। राष्ट्रपति ने सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने के लिए राज्यों की शक्ति बहाल करने वाले संविधान के 105वें संशोधन अधिनियम को मंजूरी दी। सामान्य बीमा व्यवसाय राष्ट्रीयकरण संशोधन अधिनियम 2021 को भी स्वीकृति मिली। सीबीआई ने पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हिंसा के दौरान दुष्कर्म, हत्या और महिलाओं के खिलाफ अन्य अपराध के मामलों की जांच के लिए 4 टीमों का गठन किया। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने रडार खतरों से भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों की सुरक्षा के लिए उन्नत चेफ तकनीक विकसित की। भारत ने कहा, आतंकवाद से किसी भी कृत्य को सही नहीं ठहराया जा सकता। विदेश मंत्रालय ने अफगानिस्तान में सहायता के इच्छुक भारतीय नागरिकों से विशिष्ट प्रकोष्ठ से संपर्क करने का आग्रह किया। G7 देशों ने तालिबान से नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपनी प्रतिबद्धता पर कायम रहने को कहा। देश में अब तक 57 करोड़ 16 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए और मुहर्रम आज देश के विभिन्न हिस्सों में शांति और सद्भाव के साथ मनाया जा रहा है। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।